हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब और वापस से आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, आपको पता ही है जिस प्रकार से कि हमारा लॉ का जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा वाइड होता है और इतने सारे टॉपिक्स उसके अंदर होते हैं कि उनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। सो दोस्तों, इसीलिए हम लोगों का प्रिसीजन प्रिपरेशन एकदम वही इंपॉर्टेंट सेक्शंस को करना, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करना जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे पहले भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम आईपीसी के वीडियोस डाले हुए हैं और उन लोगों को आपने इतना भरपूर प्यार दिया है। उसके बाद बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चंक लेकर आता है जब हम भी किसी लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो क्लैट हो या चाहे DULLB हो, चाहे IELTS हो, चाहे वो BHULLB हो। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हम कौन से सेक्शंस को करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉसिबल हो जाता है सारे सेक्शंस को करना। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन्हीं इंपॉर्टेंट सेक्शंस को लेके है। तकरीबन 50 के आसपास मैंने सेक्शंस कवर करे हैं जो इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर और जिनको करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और नेसेसरी है इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स एंड इन ऑर्डर टू मेक आवर प्रिपरेशन वेल फॉर द कमिंग एग्जाम्स। सो दोस्तों, आइए बिना किसी समय को बर्बाद करे शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर वो ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जिनको हमारा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, here we go to the presentation. Here you go with the presentation which I have prepared for you, stating the important sections of Contract Act. So दोस्तों, सबसे पहला जो सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2, इट्स एन इंटरप्रिटेशन क्लॉज। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर आपको प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, ऐसे करके आपको बहुत सारी डेफिनेशंस इसके अंदर दी गई हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस, अगर आप लोगों को जो क्वेश्चन टाइप है उसकी अगर सिवियरिटी, अगर उसकी जो कैलकुलेटिव पॉइंट अगर उसे रखा गया है मीडियम, तो सेक्शन 2 में से आपसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। अगर उसे डिफिकल्ट करेंगे तो ही वो लोग ज़्यादा डीप जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, वरना सेक्शन 2 इज द फेवरेट सेक्शन फॉर एवरी एग्जामिनर टू सेट अ क्वेश्चन फॉर एन एंट्रेंस एस्पिरेंट। सो दोस्तों, सेक्शन 2 आप लोगों ने जरूर करना है। आफ्टर दैट देयर इज सेक्शन 3, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। यानी प्रपोजल का कम्युनिकेशन कैसे कब खत्म होता है, प्रपोजल का एक्सेप्टेंस कब पूरा होता है, और अगर किसी को प्रपोजल को रिवोकेशन करना है यानी उसे खत्म करना है, उसे वापस लेना है, तो वो कैसे होता है। तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है अलग अलग मीडियम से। पहले जमाने में, क्योंकि ये एक पुराना 19th सेंचुरी का एक्ट है, 1870s में लिखा गया था, तो इसके अंदर पोस्टल रूल्स को भी यूज किया गया है। तो कई बार क्वेश्चंस हमारे पोस्टल रूल्स को लेके भी आ जाते हैं। आप लोग बड़े ही बारीकी से इस सेक्शन को पढ़ना। सो दोस्तों, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, ये सेक्शन 4 के अंदर है कि कम्युनिकेशन पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीट कब होती है। रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इज इन सेक्शन 5। सेक्शन 6 इज हाउ रेवोकेशन इज मेड। अब सेक्शन 10 पे जब हम आ जाते हैं, दैट्स व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट्स। सेक्शन 11, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कौन से लोग हैं जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वैसे तो आप सेक्शन पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ, 3 लोग, अगर वो 18 से अबव हैं और साउंडनेस ऑफ माइंड, यानी वो उनका दिमाग ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट जब वो साइन कर रहे थे तो एकदम स्टेबल था, ही वाज इन साउंडनेस ऑफ हिज माइंड। थर्ड, अगर वो जिस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा है उसको वो किसी लॉ से ना साइन करने के लिए बाध्य ना हो, यानी या वो कोई क्रिमिनल हो या उसको किसी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली साइन करने के लिए गवर्नमेंट ने मना किया हुआ हो। तो अगर ये 3 कैटेगरी में बंदा आता है तो ही इज competent to contract. So दोस्तों, competent to contract is a very important section. So you go through section 11, section 2 I have already told you very important, communication very important. The initial sections of contract are very important. और उस initial में मैंने आपको जो important sections है वो mark कर ही दिए हैं। Section 12, what is soundness of mind for the person for the purpose of contracting, उसमें soundness of mind का explanation section 12 में कर देंगे। Now they're talking about section 13, that's consent. Consent is very important for any contract. That consent need to be freely. उस पर कोई undue influence नहीं होना चाहिए, कोई मेरी मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। यानी आप अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें उस ऑफर को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा पार्ट होता है जब उसे वो एग्रीमेंट बना देता है। तो दोस्तों, वो एग्रीमेंट यानी जो कंसेंट आप दे रहे हैं वो क्या है, तो उसकी डेफिनेशन कंसेंट की दी गई है सेक्शन 13 में। फ्री कंसेंट के बारे में बताया गया सेक्शन 14 में। कोअर्जन यानी आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, उसके बारे में बताया गया सेक्शन 15 में। अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बताया गया सेक्शन 16 में। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया सेक्शन 17 और 18 में। अगेन
वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, और हमेशा फ्री कंसेंट को लेके और ऐसे मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड को लेके हमेशा क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट ईयर भी फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आया था हमारे DU-LLB के अंदर। तो दोस्तों सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। सो दोस्तों जब दोनों पार्टीज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उसके जो फैक्ट है यानी उस कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन क्रक्स है उसको लेके मिस्टेक पर होती हैं तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है। तो दोस्तों मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है? सपोजली मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक शिप को लेकर कि वो शिप जो आएगा उस शिप के अंदर जो सामान है वो 50% ए का होगा और 50% बी का होगा। मगर जब वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो वो शिप डूब चुका था, यानी उन दोनों को मिस्टेक हो गई थी फैक्ट की कि वो शिप अभी भी सेल कर रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा और यही हमारे को सेक्शन 20 बताता है। सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ, मगर 21 बात कर रहा है कि मिस्टेक एज फैक्ट ऑफ लॉ, यानी आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप किसी लॉ को लेके मिस्टेक कर रहे हैं। यानी ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो जो शिप जो आ रहा है उस शिप के अंदर जो गोल्ड है उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, यानी मान लेते हैं 100 kg गोल्ड है और वो इंडियन शोर पे लैंड करेगा और वो 50% गोल्ड जो होगा वो ए का होगा और 50% गोल्ड जो होगा वो बी का होगा। मगर वो लोग ये भूल जाते हैं कि इंडियन शोर पे गोल्ड को लैंड करना क्रिमिनल है। तो दोस्तों जो वो दोनों ये मिस्टेक कर रहे हैं इंडियन लॉ के बारे में ना जानकर, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं करती, यानी वो मिस्टेक मान्य नहीं है। और दोनों अगर वो शिप लैंड करती है इंडिया में और वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तो ये नहीं कह सकते कि सर हमको तो नहीं पता था ये कानून इंडिया के बारे में। सो वो जो कहावत है कि एक्सक्यूज फॉर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, तो वो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली सेक्शन 21 में बताया जाएगा। दोस्तों सेक्शन 22 टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। अगर उसमें से मिस्टेक एक पार्टी की है तो क्या होगा वो आप लोग पढ़ेंगे 22 में। व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट्स क्या है उसकी डेफिनेशन 23 में बताई जाएगी और वही सेक्शन 24 में बताया जाएगा कि अगर वो ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल हैं तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। दोस्तों सेक्शन 25 टॉक्स अबाउट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, यानी जो एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगा वो वॉइड है। यानी कोई एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में हो रहा है और उसमें कोई भी कंसिडरेशन यानी कोई भी मूवमेंट ऑफ वर्क नहीं हो रही है, देन दैट्स गोइंग टू बी वॉइड अनलेस इट्स इन राइटिंग। अगर वो राइटिंग में है तो बात अलग है। दोस्तों ये सेक्शन है ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है जब फैमिली के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जब गिफ्ट डीड्स होती हैं, जिसके अंदर आप गिफ्ट डीड में क्या कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर रहे हैं बट आप उनसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। मगर तो आपने जब कंसिडरेशन मूव ही नहीं करा, आपने प्रॉपर्टी मूव कर दी बट आपने कंसिडरेशन मूव नहीं करा, तो आप कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक थीम से तो आउट हो गए, क्योंकि बेसिक थीम कॉन्ट्रैक्ट की क्या है कि व्हेन देयर इज अ लॉफुल कंसिडरेशन। मगर आपने कंसिडरेशन मूव ही नहीं करी तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होगा? नहीं दोस्तों, वो होगा। उसकी एक्सेप्शन दी गई है हमारे सेक्शन 25 के अंदर। आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आप इसमें पढ़ेंगे कि इसमें किस तरीके से मेंशन किया गया है। जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करते हैं जिसमें कंसिडरेशन मूव नहीं होती, अगर वो राइटिंग में है तो उसको मान्या जाएगा। दोस्तों सेक्शन 26 टॉक अबाउट एग्रीमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैरिज इज वॉइड, यानी आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें किसी को आप मैरिज करने से रोक रहे हैं तो दैट्स वॉइड। सेक्शन 20 टॉक अबाउट एग्रीमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड इज वॉइड, यानी कभी कभार हम लोग कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, यूजुअली उन कंपनी के बीच में होता है जब कोई बड़ी कंपनी की छोटी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई तू ये काम नहीं करेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वॉइड हो जाता है। किसी को भी कोई ट्रेड या कोई भी आप बिजनेस करने से आप रोकें तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, दैट्स वॉइड। एग्रीमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, यानी आप किसी बंदे को कोई लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक रहे हैं, देन दैट्स आल्सो वॉइड। ये एक्सप्लेन किया जाएगा सेक्शन 28 के अंदर। सेक्शन 28 इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 26 इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 27 इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों सेक्शन 29 एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, यानी कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसिडरेशन ही अनसर्टेन है, यानी उसका वो होएगी या नहीं होएगी। अगर कोई ऐसी कंसिडरेशन हम देते हैं जो इम्पॉसिबल है तो उसको आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मानिए। यानी मैं आपको बोलूंगा कि मैं तेरे को 5 करोड़ रुपए दूंगा अगर सूरज के अंदर से गर्मी नहीं ठंड निकलेगी, यानी धूप जो है वो गर्म नहीं होगी, वो ठंडी होगी, तो ये एक अनलॉफुल है, ये अनसर्टेन है, ये हो ही नहीं सकता, तो दैट्स व्हाई दिस इज वॉइड। तो ऐसी चीजों के बारे में हम लोग 29 में बात करेंगे। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड, वेजर यानी होता है जुआ, तो दैट इज वॉइड। सेक्शन 31 to 36 टॉक्स अबाउट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट तब एक्शन में आता है जब कोई इवेंट होना हो या फिर ना हो। दोस्तों यानी कि मैं आपको बोलूं कि अगर कल बारिश होएगी तो ही
हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट वो एक्शन में आएगा। तो दोस्तों अगर कल बारिश हुई तो हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं तुझे 50 रुपए दूंगा अगर कल बारिश हुई तो दोस्तों अगर कल बारिश हुई तो ही मैं तुझे 50 रुपए दूंगा, यानी मैं तुझे 50 रुपए दूंगा, एक कॉन्ट्रैक्ट तो हमने कर लिया है, मगर इसका जो कंटिजेंसी है वो डिपेंड करती है बारिश के ऊपर। तो बारिश अगर कल होगी तो मैं आपको 50 रुपए दूंगा। तो दोस्तों ये जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेसिकली इंश्योरेंसेज सब इसमें ही आते हैं, और इसका पूरा का पूरा एक चैप्टर 3 है 31 to 36 आप लोगों को सारा पढ़ना है। इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताई गई हैं, और यूजुअली कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। दोस्तों सेक्शन 62 उसके बाद इंपॉर्टेंट है दैट इट्स इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसीजन एंड ऑल्टरेशन। नोवेशन इज बेसिकली द चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट का क्रक्स चेंज कर रहे हैं। रिसीजन इज बेसिकली द कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्टरेशन इज बेसिकली द स्मॉल चेंजेस यू मेक इन द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 68 to 65 टॉक अबाउट द सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग टू दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो कुछ रिलेशंस जो होते हैं वो ऐसे बन जाते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट ना भी बनाए तब भी। सपोजिटली कि मैंने आपके लिए अगर कोई काम किया तो आपकी जिम्मेवारी बन जाती है, अगर आपने उस काम का फायदा लिया तो आप मुझे उसके लिए पे करें। ये जो सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट ही है, ये यूज होता है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लिसिट वे में नहीं हो रहा होता और इम्प्लाइड वे में हो रहा होता है। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे सेक्शन 68 से लेकर 75 तक, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों 124 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी बेसिकली जब किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हो जाए या किसी व्यक्ति को कोई चोट पहुंच जाए तो उसको इंडेमिनिफाई किया जाता है, यानी उसे कंपनसेट किया जाता है। तो दैट कम्स अंडर 124। इंश्योरेंस इज वन काइंड ऑफ इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो राइट ऑफ इंडेमिनिटी होल्डर व्हेन सूड, तो ये उसके अंदर राइट बताया जाएगा इंडेमिनिटी होल्डर का अगर उसे सू कर जाए। अच्छा, देन कम्स सेक्शन 126 दैट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर। दोस्तों गारंटी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज बेसिकली इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू गारंटी, जहां पे दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक थर्ड पार्टी है जो उसमें से एक पार्टी की गारंटी लेती है। तो दोस्तों उस पार्टी की जो गारंटी लेती है उसे श्योरिटी कहते हैं। तो दोस्तों सपोजिटली ए ने बी को बोला कि मैं तुझे ये काम करके दूंगा, और बी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी हो गया, बट बी ने बोला कि अगर कोई तेरी गारंटी लेगा तो ही मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा। तो ए सी के पास जाता है और सी को बोलता है भाई तू मेरी गारंटी ले ले कि अगर ये काम मैंने नहीं करा तो तू बी को कंपनसेट करेगा। तो जो सी है वो रेडी हो जाता है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया जिसमें सी गारंटी ले रहा है ए की और बोल रहा है बी को कि अगर ए फेल करता है अपने काम को करने में तो सी उसे कंपनसेट करेगा। तो दोस्तों ये श्योरिटी वाला वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर तो आपको पता ही होगा जो कि डेटर वो होता है जो ले रहा है अपना डेट ले रहा है, क्रेडिटर होता है जो उसे डेट दे रहा है। दोस्तों कंटिन्यूइंग ऑफ गारंटी की गारंटी कैसे कंटिन्यू रहती है उसके 129 में बताया गया है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल, डेटर की श्योरिटी के डिस्चार्ज कैसे होगा वो बताया जाएगा आपको 134 के अंदर कि कैसे श्योरिटी यानी जो बंदा है जिसने गारंटी ली है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो सकता है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स with gives time to or agrees not to sue principal debtor, ये 135 के अंदर बताया गया। रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डजंट डिस्चार्ज अदर को, यानी ये बोल रहे हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कई सारी श्योरिटीज हैं यानी कई सारे गारंटर्स हैं और उसमें से अगर एक गारंटर फ्री हो जाता है अपने एक्ट से तो जरूरी नहीं है कि सारे गारंटर्स फ्री हो जाए। सो दैट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एज वेल एज टू द क्रेडिटर। 139 टॉक्स अबाउट डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर एक्ट ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअली रेमेडी। तो ये 139 बता रहा है कि क्रेडिटर के कोई एक्ट से जो श्योरिटी है वो भी डिस्चार्ज हो सकती है, यानी गारंटर है वो छूट सकता है। सपोजिटली मानते हैं कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और सी ने गारंटी ली ए की, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि बी ए को लकड़ियां देगा और ए बी को फर्नीचर बना के देगा, और सी ने बोला कि अगर ए बी को फर्नीचर बना के नहीं दे सकता तो मैं गारंटी लेता हूं एंड आई विल पे यू फॉर दैट। मगर इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि बी का एक्ट था ए को लकड़ियां देना और बी फेल कर जाता है वो लकड़ियां ए को देने में और ए कॉरस्पॉन्डिंगली फेल कर जाता है बी को फर्नीचर देने में, तो क्या हुआ? तो क्या सी फंसा रहेगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि बी जब अपने एक्ट से ही कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करा पाया, यानी बी की गलती थी जो कि क्रेडिटर था वो अगर नहीं कर पाया तो जो सी है जो श्योरिटी है वो उससे बाहर हो सकता है। तो दोस्तों 139 टॉक्स अबाउट दैट एंड देन वी हैव 139 टॉक्स अबाउट दैट। सो दोस्तों देन वी हैव 148 to 153 that's talk about bailment। So दोस्तों bailment basically क्या है? Bailment is a type of contract in which one person gives
गिव्स द प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम फॉर अ स्पेसिफिक यूज, और जैसे ही वो बंदा उस प्रॉपर्टी का यूज कर लेता है उस स्पेसिफिक टाइम के लिए, उसे वो वापस करनी होती है। जैसे कि रेंटल्स हो गए, एक तरीके के कार्स हो गई, रेंटल्स हो गए, जो जूम कार्स आजकल चल रही हैं कि आपको उन्होंने कार दी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, आप उसे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यूज करें और उसके बाद आप उनको वो कार वापस कर दीजिए। तो दोस्तों दैट इज बेलमेंट, और बेलमेंट के बारे में, उन बेलमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारी बात करेंगे 148 से 153 के अंदर। सो दोस्तों देन वी हैव प्लेज, पॉनर एंड पॉनी। सो दोस्तों प्लेज इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम श्योरिटी। प्लेज में क्या होता है, प्लेज इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप कोई जो अपनी आइटम है वो एज अ सिक्योरिटी रखते हैं for the amount you have taken or for the contract which you have done. Supposedly आप लोगों ने सुना होगा mortgages के बारे में, so this is related to the mortgage only. आप A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया A B को ये काम करके देगा, तो उसके लिए A अपनी एक कोई आइटम B को एज अ जो एज काइंड ऑफ कोलेट्रल रखता है। सो दोस्तों वो जो कोलेट्रल है दैट कम्स अंडर प्लेज, तो वो प्लेज करता है कि भैया मेरी आइटम आपके पास है, मैं जब तक ये काम आपको करके नहीं दूंगा आप इस आइटम को अपने पास रख सकते हैं, और जैसे ही मैंने अपना ये काम कर दिया यू हैव टू रिटर्न मी बैक दिस आइटम। तो आप लोगों ने सुना होगा ब्याज पे पैसे देना, मुथूट फाइनेंस का गोल्ड लोन, सो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स कम अंडर दिस प्लेज कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये प्लेज कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपको 172 के अंदर बताएंगे, हुज पॉनर हुज पॉनी, ये भी आपको बताया जाएगा उसके अंदर। पॉनी इज राइट ऑफ रिटेनर, पॉनी का मतलब जो बंदा क्रेडिटर है एक तरीके का, उसका क्या राइट है रिटेन करने का, वो प्रॉपर्टी को किस लिमिट तक रिटेन कर सकता है और कब रिटेन कर सकता है, उसके बारे में बताया गया है। पॉनी इज राइट वेयर पॉनर मेक्स अ डिफॉल्ट, पॉनर अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो पॉनीज का राइट क्या है, उस प्लेज प्रॉपर्टी को लेकर क्या कर सकता है वो, क्या वो उसे बेच सकता है या क्या वो उसको क्या कहते हैं यूज कर सकता है, तो वो कैसे उसका वो कर सकता है वो बताया गया है 176 के अंदर। देन वी हैव 182 व्हिच टॉक्स अबाउट एजेंट एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज द पर्सन, एजेंट प्रिंसिपल इज द ओनर काइंड ऑफ अ पर्सन, एजेंट इज एन एम्प्लॉय जो अपने प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है। इसकी डेफिनेशन आपको 182 में दी गई है। रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड। सो दोस्तों 196 एंड 197 के अंदर रेटिफिकेशन की बात कही गई है कि कई बार एजेंट है, कुछ काम ऐसे होते हैं उसे प्रिंसिपल की बिना मतलब नॉलेज के करने पड़ते हैं, तो उसमें प्रिंसिपल की क्या लिमिटेशंस हैं, यानी प्रिंसिपल अगर बिना अपनी नॉलेज के उसका कोई एजेंट उसका काम कर जाए, तो बिना उसकी अथॉरिटी के उसका कोई काम कर जाए, तो वो उसको रेटिफाई करेगा या नहीं करेगा ये प्रिंसिपल की डिस्क्रिशन के ऊपर होता है। अगर उसके एक्ट से ये लगता है कि वो इसे रेटिफाई कर रहा है, तो वो जो एक्ट है वो यही माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने, चाहे उसको नॉलेज नहीं थी उसकी, मगर फिर भी उसने अगर उसके फ्रूट्स लिए हैं, यानी उसके अगर उसने फेवर्स यूज करे हैं उस एक्ट के, तो यानी उसकी नॉलेज ना होने के बावजूद वो यही माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने एजेंट को उसके लिए कंसेंट दिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी, ए इज अ प्रिंसिपल, बी इज अ एजेंट, बी ए के 50 लाख रुपए किसी को लोन पे दे देता है, और जो ए है इतने सालों तक उस 50 लाख की किस्तें खा रहा था, तो बाद में ए ये नहीं बोल सकता कि भैया बी ने मेरी नॉलेज के बिना नॉलेज के ये पैसे किसी को दिए थे, क्योंकि ए उसकी किस्तें जब खा रहा था उसने अपना इंप्लाइड कंसेंट दे दिया था उस एक्ट के लिए। सो दोस्तों विद दिस 197 हमारे ऑलमोस्ट 50+ सेक्शंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं इन दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मैक्सिमम वीडियो में मैक्सिमम जो हम लोग सेक्शंस को कवर करें हैं उनको आप लोग स्टडी करेंगे, उन पे होमवर्क करेंगे, नोट्स बनाएंगे और अपनी प्रिपरेशन के लिए एकदम अपने A+ मोमेंटम के साथ जाएंगे। सो दोस्तों मेरे को IPC का बारे में बोला गया था, मुझको आर्टिकल्स के बारे में बोला गया था, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने दोनों का वीडियो डाल दिया था और उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की गई थी कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताएं सर, एंड आई एम हियर गिविंग यू ऑल द इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। सो दोस्तों हम लोग ऐसी कंटेंट इस चैनल पे लाते रहते हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितने भी लोग लॉ एस्पिरेंट्स या जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आने वाले समय में, उनके साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। सो दोस्तों विद दिस, हेयर सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय।